हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। इस वीडियो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये एक्चुअली इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की वैल्यू एडेड मेथड को यूज करके हम लोग किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कई पार्ट में हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया। न्यूमेरिकल जो अनसॉल्व क्वेश्चन गिवन है हमने उसको भी सॉल्व किया, और उससे पिछले वाले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बात की थी डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में बात की। उससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी हम लोगों ने इससे पहले 3 चैप्टर को कवर कर लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एकेडमिक सेशन 2025-26 के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। ये चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 4 और ये है इस वीडियो का पार्ट नंबर 1। चिल्ड्रन आपको ना ये सारा जो टॉपिक है पार्ट में आपको मिलता रहेगा। अभी इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके प्रिकॉशंस, और इसके नेक्स्ट वीडियो में वेल इनकम मेथड, लास्ट में हम लोग कवर करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद हम लोग कई सारे वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग वेराइटी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कहते हैं। चलिए एक बार और मैं आपके रेफरेंस के बेस पर आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बुक कवर कर रहा हूँ, संदीप गर्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो चिल्ड्रन टॉपिक तो सेम है, कंसेप्ट भी सेम है, लेकिन अगर आप कोई और बुक यूज कर रहे हैं तो भी आपके लिए हमारा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, अगर आप 2025-26 क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसमें आने से पहले चलिए हम आपको बताएं कि जो फर्स्ट वीडियो था और फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें हम लोगों ने बात किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। और उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्रोसेस में 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है चिल्ड्रन प्रोडक्शन का, या उसे वैल्यू एडेड मेथड भी वैल्यू एडिशन भी हम कहते हैं। तो पहले फेज में प्रोडक्शन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड वैल्यू एडिशन इनकम जनरेट होती है। ठीक है, जो इनकम जनरेट होती है वो सेकेंड फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पहले फेज में प्रोडक्शन हुआ, दूसरे फेज में चिल्ड्रन इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और थर्ड फेज में डिस्पोजिशन फेज होता है। तो ये जो प्रोडक्शन फेज में जो 3 फेज है चिल्ड्रन, इन 3 फेज के बेस पर इकोनॉमिस्ट ने हमें 3 मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सजेस्ट किए। पहला जो मेथड जिसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू ऐड होता है। और जैसे जैसे वैल्यू एडेड होता रहेगा चिल्ड्रन उस कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ती रहेगी, उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो पहला जो मेथड निकल के आता है चिल्ड्रन वो आता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा जो है जिसमें हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं, उससे हमें इनकम मेथड निकल के आता है। और जब उस इनकम को प्रोड्यूसर डिस्पोज करता है या उसको स्पेंड करता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस तरीके से 3 मेथड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखकर आपको बताने की कोशिश की है। तो वही लिखा है चलिए जो हमने आपको बताया, सर्कुलर फ्लो मॉडल reveals that national income can be viewed from 3 different ways, यानी नेशनल इनकम को 3 डिफरेंट वेज में हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चलिए एक जो वर्ड आ गया है नेशनल इनकम, इसके बारे में भी चलिए एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में चलिए हम लोग बहुत इसके बारे में बात की, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, है ना, वगैरह वगैरह। तो चलिए सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो नेशनल इनकम एक कंट्री की टोटल इनकम होती है जो आउटपुट के इक्वल होती है, यानी एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है और उस प्रोडक्शन जितनी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसी को चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसको 3 फॉर्म में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो कैटेगराइज क्या है, एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, जैसे कि मैंने बताया कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है या जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, सारे वैल्यू एडिशन को अगर हम टोटल कर दें तो वो नेशनल इनकम की इक्वल होगी। तो एक तो मेथड ये आ गया चिल्ड्रन कि हम टोटल वैल्यू एडिशन के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चिल्ड्रन मेथड है, ये देखिए यहाँ पर
एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है। अगर उस फैक्टर इनकम का हम टोटल कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। और फैक्टर इनकम आपको पता ही है स्टूडेंट कि फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है, वो होती है अर्न इनकम जो हाउस होल्ड ने अर्न किया है प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, जिसको हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये फैक्टर सर्विसेज है। इसके बदले में प्रोड्यूसर को जो इनकम मिली है, लैंड के बदले में उसे रेंट मिला है, जिसके बदले में सैलरी मिली है, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला है, एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट मिला है। तो जो 4 है एक्चुअली ये फैक्टर इनकम है। तो अगर एक इकोनॉमी में ये 4 जितनी फैक्टर इनकम का टोटल अगर करते तो हमें इनकम मिल जाएगी। या फिर चिल्ड्रन एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में जितने भी गुड प्रोड्यूस हुए हैं इनको परचेज करने के जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उस अगर टोटल एक्सपेंडिचर को चिल्ड्रन हम ऐड कर दें तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, तो यहाँ से निकल कर चिल्ड्रन आता है। ये फर्स्ट पेज होता है प्रोडक्शन का, आपको पता ही मैंने बताया था। और एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी हमारा सेकंड पेज हो गया। और एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ये हो गया हमारा थर्ड पेज, है ना। तो प्रोडक्शन फेज का फर्स्ट फेज हो गया जहाँ प्रोडक्शन होता है और इनकम जनरेट होती है, इसको वैल्यू एडेड फेज कहते हैं। दूसरा फेज है जहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, इनकम फेज। और थर्ड हो गया चिल्ड्रन डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेज। तो 3 मेथड हमारे पास, 3 फेज में से 3 मेथड निकल कर आते हैं, ठीक है। आगे लिखा एक बार जो हमने उसको आपको बता देता हूँ, क्या करस्पॉन्डिंग टू द 3 डिफरेंट वेज। ये जो 3 डिफरेंट वेज अभी आपको हमने बताया कि सब टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, सब टोटल ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम और सब टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो करस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द नेशनल इनकम, यानी ये 3 डिफरेंट वेज हैं, है ना, नेशनल इनकम निकालने का, नेशनल इनकम को देखने का या उसको कंसिडर करने का। द इकोनॉमिस्ट हैड सजेस्टेड 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी प्रोडक्शन फेज के जो 3 फेज हैं, इस 3 फेज के बेस पर इकोनॉमिस्ट ने हमें 3 मेथड सजेस्ट किए हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें से जो फर्स्ट मेथड है उसे हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो इनकम मेथड, और थर्ड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम पता लगाते हैं कि टोटल वैल्यू एडिशन एक इकोनॉमी में अकाउंटिंग ईयर में कितना हुआ है। सेकंड फेज में चिल्ड्रन, सेकंड मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं कि एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, उसका टोटल निकालते हैं। और थर्ड मेथड में चिल्ड्रन हम लोग निकालते हैं कि एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक। तो ये हो गए डिफरेंट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, दूसरा इनकम मेथड और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडिशन में चिल्ड्रन मैं आपको बताऊं कि वैल्यू एडिशन होता है कैसे और वैल्यू एडिशन एक्चुअली क्या होता है। तो अगर मैं एक कारपेंटर का एग्जांपल लूं, कारपेंटर है ना, तो कारपेंटर ने क्या किया कि एक पहले उसने वुड खरीदा और वुड में उसने नेल्स है, ठीक है, कुशन है, पेंट है, और इसमें क्लॉथ में मैं लिख लेता हूँ क्लॉथ्स, ये सब मिलाकर उसने बना दिया एक सोफा या कोई फर्नीचर आप मान सकते हो। तो देखो ये तो वुड हो गया, और वुड के बाद देखो उसने नेल्स लगाया, उसमें नेल लगाए, कुशन लगाया, पेंट लगाया, क्लॉथ लगाया और बहुत सारे चीज़ उसने यूज़ की होगी। तो ये क्या हुआ कि ये वुड थी, वुड की मान लो कि मैं कहता हूँ कि प्राइस थी 500 रुपये की, जो लकड़ी उसने खरीदी या वुड खरीदा, और सोफ़ा उसने बना के बेच दिया 5000 का, है ना। तो 500 की जो वुड थी अब वो वैल्यू ऐड होकर 5000 की बन गई है। तो अगर मैं 5000 से ये 500 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमें वैल्यू मिलेगा 4500, यानी 500 के आइटम में वैल्यू एडिशन करके 4500 और ऐड कर दिया गया और उसकी प्राइस जो है, जो वैल्यू है वो होगी 500। तो होता है क्या कि वैल्यू एडिशन से किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट किया जाता है, या किसी गुड को जो अभी इस फॉर्म में नहीं है कि उसको यूटिलाइज किया जा सके, तो वैल्यू ऐड करके उसको यूज करने के लायक बनाया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आयरन, ठीक है ना, आयरन के अलावा बहुत सारे हमारे पास मेटल हैं। तो मेटल जिस फॉर्म में हमें नेचुरल ने प्रोवाइड किया है, उस नेचुरल रिसोर्स को हम उसी फॉर्म में यूज नहीं करते, हम उसको यूज करके
टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अलग अलग फॉर्म में अलग अलग मशीनरी हम लोग बनाते हैं और फिर हमें आगे वो यूज़ करने के लायक बन पाती है। तो एक्चुअली में होता है कि हम उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, यानी कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करना या किसी और रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज कर देना जिससे कि वो यूज़ करने के लायक बन जाए, इसको कहते हैं चलिए वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैल्यू एडेड मेथड में होता है क्या, चलिए लिखा है देखो, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एडिशन। यानी कि जो वैल्यू एडिशन है, जैसे हमने आपको बताया कि 500 की जो गुड है उसमें लगातार वैल्यू एड हो रहा है, 5000 का वो बन गया। तो वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स, यानी वैल्यू एडेड मेथड में हम मेजर क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन मेजर करते हैं बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री, और जो सर्विस सेक्टर जिसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं उसमें सारे सर्विस सेक्टर आते हैं। तो तीनों सेक्टर मिलकर एक इकोनॉमी में, एक फिनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी वैल्यू एडिशन किया है, जब हम उसको टोटल कर देते हैं तो हमारे पास पता चल जाता है टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा देखो, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है, जब हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो चलिए हमारे पास आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है चिल्ड्रन, इसी को हम बाद में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहिए या आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहिए। इसीलिए यहाँ पर ये चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब चिल्ड्रन ये हमने आपको बता तो दिया, बट ये इतना आसान नहीं है इस तरीके से कहना। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, ये चिल्ड्रन मेन फार्मूला है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आया चिल्ड्रन, यही हमने पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसको हम निकालते कैसे चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब चिल्ड्रन है यहाँ पर कि फाइनल गुड की जो प्राइस है या जो फाइनल गुड की जो मार्केट वैल्यू, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे हमने आपको बताया कि ये जो सोफ़ा बनकर तैयार हुआ है या ये फर्नीचर जो बन के तैयार हुआ है, इसकी प्राइस है, मार्केट प्राइस है 5000 रुपीज़। तो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी है या एक गुड जिस प्राइस पर मार्केट में बेचा जा रहा है उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो एक इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उस टोटल प्रोडक्शन का जो आउटपुट है या जो टोटल आउटपुट का जो प्राइस है, उसमें से हम उस प्राइस को माइनस कर देते हैं जिस चीज़ को हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह यूज़ किया, यानी रॉ मटेरियल हो गए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गई और बहुत सारे जो इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं, उनकी प्राइस को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म निकल के आता है इस फार्मूले का, वो है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट अब ये तो होगी चलिए बहुत सिंपल सी बात जो आपको मोस्टली क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको मिलेगा क्या, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो भी ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो अगर ये गिवन है तो फिर आप क्या ढूंढोगे, तो फिर आप ढूंढोगे इसमें सेल्स। तो आपको सेल्स लेना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब यह है कि चलो एक अकाउंटिंग ईयर में आपके टोटल जो आपके पास स्टॉक है, फिनिश्ड गुड का, अनफिनिश्ड गुड का, रॉ मटेरियल का, सेमी गुड का या फाइनल गुड का, उसमें चेंज कितना आया, तो वो भी आपको यहाँ पर निकालना पड़े। तो जितना आपने सेल किया है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में टोटल सेल आप निकाल लेंगे, और उस पर्टिकुलर ईयर में जो चेंज इन स्टॉक आया है, इन्वेंट्री स्टॉक है, उनको ऐड कर देंगे, और इन दोनों का जो टोटल आएगा उसमें से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आपको क्या ढूंढना है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितने यूनिट आपने सेल किए, कितने यूनिट आपने सेल किए, और पर यूनिट प्राइस क्या था, यानी जितने एक यूनिट का प्राइस कितना था, तो जितने टोटल यूनिट आपने सेल किए हैं उसमें पर प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें आप ये जोड़ देंगे जो चेंज इन स्टॉक है, उसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख कर दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। अगर ऐसे दिए तो ठीक है, नहीं तो उसके कंपोनेंट आप मिलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को आप माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को तो आप ऐड कर देंगे और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो आप माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये चलिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ भी हर जगह आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये इसका चलिए जो लास्ट ये वाली लाइन जो देख रहे हो,
ये वाली लाइन, ये इस फार्मूले का सिंपलेस्ट फॉर्म है और बिगेस्ट फॉर्म है। मोस्टली आपको इस तरीके के ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो प्राइस पर यूनिट, उसमें यूनिट सोल्ड आपने जो किया है मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो आपका चेंज इन स्टॉक है वो भी ऐड कर देंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाए ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी हम कहें। इसके बाद यहाँ पर चलिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर सेल्स हमने यूज किया, ये जो आप सेल्स देख रहे हो, ये अगर क्वेश्चन में सेल्स लिखा हुआ है तो उस सेल्स का मतलब क्या है कि उसमें डोमेस्टिक सेल यानी प्रोड्यूसर ने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी सेलिंग किया है, अपनी कंट्री में जो सेलिंग की है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसने जो भी एक्सपोर्ट किया है वो भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, इंटरनेशनल सेल्स कहिए या जो उसने एक्सपोर्ट किया है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास सेल्स है तो सेल्स का मतलब डोमेस्टिक सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स दोनों इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है फिर आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी मिलता है और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी मिलता है तो फिर आप दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेना है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था चिल्ड्रन इतना छोटा सा वैल्यू एडेड मेथड। आई होप कि आपको पूरा मेथड समझ में आया है। अगले वीडियो में चिल्ड्रन मैं आपसे मिलूँगा, इस मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं या इस मेथड में आपको कौन कौन से सावधानियाँ रखनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक एक मेथड